हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 17। हमारी जो बेयर रीडिंग जो चल रही है ना गार्जियन और वार्ड्स एक्ट के अंदर, उसके अंदर आज लेक्चर हमारा 17 है। उसके अंदर हमने चैप्टर 3 तक डिस्कस कर लिया था, सेक्शन नंबर 42 तक डिस्कस कर लिया था। आज चैप्टर 4 चल रहे हैं जो बात करता है सप्लीमेंटल प्रोविजंस, जो सेक्शन 43 से लेकर 50 तक डील करता है। इसके अंदर आज जितने सेक्शंस कवर हुए हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर्स करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा चैप्टर जो है वो है सप्लीमेंटल प्रोविजंस। अब वर्ड सप्लीमेंटल का क्या मतलब होगा, जैसा कि आपने एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो आप एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम के दौरान जब आपकी कापी फुल हो जाती है, जब आंसर कापी आपकी फुल हो जाती है तो फिर आप जो है ना एक सप्लीमेंट लेते हैं, मतलब उसकी एडिशन में लेते हैं। आएगा फंक्शनिंग इन अ सपोर्टिंग कैपेसिटी या ऑक्सिलरी, उसकी जो हेल्प करता है, मतलब उसकी जो सपोर्टिंग जो होती है उसको कहते हैं हम ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी या सपोर्टिंग कैपेसिटी। अब प्रोविजंस क्या है, वर्ड प्रोविजंस मतलब स्टिपुलेटेड कंडीशन। स्टिपुलेटेड कंडीशन, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, सेक्शन डिस्कस करते हैं 43। सेक्शन 43 बात करता है ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग कंडक्ट आर प्रोसीडिंग्स ऑफ गार्जियंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दोज ऑर्डर्स। मतलब ऐसे ऑर्डर्स पास करने जो कि गार्जियंस, जो अपॉइंटेड गार्जियंस है, उनकी कंडक्ट और उसकी प्रोसीडिंग्स, मतलब वो कैसे काम करें, उनको रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट मीन्स एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, मतलब उसको डायरेक्ट करने के लिए, उनको हिदायत देने के लिए वो कि किस तरह काम करें वो गार्जियंस। और जो आर्डर्स दिए गए हैं, जो भी आर्डर्स पास हुए हैं, उनकी इन्फोर्समेंट कैसे की जाए, मतलब वो नाफिज कैसे हों, उसके लिए ये हमारे पास सेक्शन डील करता है। इसका सब सेक्शन 1 हम देख लेते हैं, आर्टिकल 43 सब सेक्शन 1। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने सेक्शन हमारे पास लेक्चर नंबर 16 के अंदर जो डिस्कस किए थे ना, वो डिस्कस हमने हमारे पास सेक्शन नंबर 41 और 42 डिस्कस किए थे। ठीक है, मैंने गलती से 41 की जगह पर 40 लिखा है। ठीक है, वो गलती आप जो है दुरुस्त कर लेना। ठीक है डियर, तो ये बात हमारी चल रही है सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। बात करता है द कोड में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड आर ऑफ इट्स ओन मोशन, मतलब कोर्ट कर सकती है किसी भी शख्स की एप्लीकेशन पर। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड। ठीक है, कोई भी शख्स जिसकी दिलचस्पी हो, या फिर और ऑन मोशन, इट्स ऑन मोशन। ऑन मोशन मीन्स स्यू मोटो। ठीक है, कोर्ट जो करती है ना, खुद जो कोर्ट कोई काम करती है उसको बोलते हैं स्यू मोटो। ठीक है डियर, स्यू मोटो। ठीक है, मेक एन ऑर्डर रेगुलेटिंग द कंडक्ट आर प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी गार्जियन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, मतलब उसको हिदायत दी जाएगी, उसको ऑर्डर दिया जाएगा, उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि आप जो है वो कंडक्ट कैसे करें। गार्जियन, वो गार्जियन के लिए हिदायत जारी कोर्ट कर सकती है या फिर किसी भी शख्स की हमारे पास एप्लीकेशन पर। इसके अंदर और सबसेक्शन 2 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, सबसेक्शन 2 बात करता है वेयर देयर आर मोर गार्जियंस देन वन ऑफ अ वार्ड। ठीक है, जब किसी भी वार्ड का एक हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा गार्जियन, मतलब एक से ज़्यादा गार्जियंस हों, उन सूरत में सबसेक्शन 2 बात करता है, उन सूरत में। एंड दे आर अनेबल टू एग्री अपॉन अ क्वेश्चन अफेक्टिंग हिज वेलफेयर, जब वो गैर मुत्तफिक हो। ठीक है, अनएबल टू एग्री, कब किस सूरत में, अनेबल टू एग्री, जब वो मुत्तफिक होने से हमारे पास मुत्तफिक होने के काबिल ना हो, मतलब सब हमारे पास गार्जियंस हैं, 2 या 3 गार्जियन हैं, सबकी राय अलग अलग है,
सब अलग अलग चाहते हैं कि वो कहता है मैं ऐसे कर दूँ, एक कहता है नहीं मैं ऐसे करूँ, एक कहता है नहीं मैं ऐसे करूँ, तो फिर सबकी राय अलग अलग है। मतलब वो माइनर की वेलफेयर, जो माइनर की वेलफेयर को अफेक्ट कर रहे हैं उसके किसी ऐसे सवाल पर वो मुत्फिक नहीं है, मतलब गैर मुत्फिक है, नॉट एग्री है। ऑफ एंड ऑफ देम, एनी ऑफ देम मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर इट्स डायरेक्शन। अब जो गार्जियंस अपॉइंट हुए हैं, मतलब कैसे, सब सेक्शन 2 में फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, कोई वाई है और जेड है, ये तीनों के तीनों गार्जियंस हैं किसके, वार्ड के, एक वार्ड के गार्जियन हैं। ठीक है, आपने देखा ऊपर देखें, वेयर देयर आर मोर गार्जियंस देन वन ऑफ वार्ड, किसी भी बच्चे का, माइनर का दो या दो से ज़्यादा गार्जियन, मतलब एक या एक से ज़्यादा गार्जियन हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, ये गार्जियन है हमारे पास एम के, एम माइनर है, ठीक है, इसके गार्जियन है। तो फिर ये कहता है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी के साथ ये करूं, ये कहता है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करें, जेड कहता है नहीं, दोनों की बातें नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल ऐसे करूंगा। तो फिर मतलब ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से मुत्फिक नहीं है, मतलब हमारे पास क्या है, गैर मुत्फिक हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो इन तीनों में से कोई भी एक शख्स एप्लीकेशन मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वाई आ सकता है कोर्ट में, हमारे पास 43 सब सेक्शन 2 के तहत ये एप्लीकेशन दे सकता है कि ये क्वेश्चन जो है हमारे दरमियान जो डिफरेंस है तीनों के ओपिनियन में, ये दूर किया जाए और हमें डायरेक्शन दी जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बात समझ, एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर रिस्पेक्टिंग द मैटर इन डिफरेंस एज थिंग्स फिट, मतलब जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, उसको जैसे बेहतर समझे कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? सब सेक्शन 1 में 43 सब सेक्शन 1 में मतलब कोई इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन या फिर कोई वार्ड, जब वो बालिग हो जाए, ठीक है, तो वो सूट कर सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है अपने गार्जियन के अगेंस्ट में। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? गार्जियन के अगेंस्ट में। यहाँ तक बात करें सब सेक्शन 1 के तहत। और सब सेक्शन 2 के तहत एक गार्जियन दूसरे गार्जियन के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब दो गार्जियन है तो एक गार्जियन दूसरे गार्जियन के खिलाफ, अगर दो या दो से ज़्यादा गार्जियन हैं तो एक गार्जियन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा गार्जियन पर के एप्लीकेशन ये मूव कर सकता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा मिलकर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं तो गार्जियंस हो जाएगा गार्जियंस वर्सेस गार्जियन, मतलब एक गार्जियन के खिलाफ। ठीक है, अमूमन यही होता है कि कोई एक गार्जियन एप्लीकेशन मूव करता है अपने गार्जियंस के अगेंस्ट में, मतलब कोई वाई आ गया, मतलब वाई वर्सेस हमारे पास एक्स जेड, मतलब एस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्या है, इसके बाद हम सब सेक्शन 3 बात करता है एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन दी गई है कि सिर्फ इस बात को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर्स दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, जब ये इस बात को नज़र में रखना है कि जो एप्लीकेशन मूव की जा रही है सब सेक्शन 1, ठीक है, हम सब सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, ये बात करता है कि जो एप्लीकेशन मूव की गई है सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के तहत, वो डिले नहीं करेगी प्रोसीडिंग्स को। मतलब सिर्फ इस बात को कि जब वो प्रोसीडिंग को डिले नहीं करेगी, ठीक है, डिले नहीं करेगी, ये प्रोसीडिंग्स को डिले नहीं करेगी, डिफीटेड बाय द डिले द कोर्ट शल, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? ठीक है, जब कोई ऐसा इरादा ही नहीं है डिले करने का, ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन मूव करने की कि गार्जियन ने बालिग होने के बाद अपने गार्जियन के खिलाफ एप्लीकेशन मूव कर दी, या फिर एक गार्जियन ने अपने जॉइंट गार्जियन के अगेंस्ट में एप्लीकेशन मूव कर दी, ठीक है, तो फिर ये एप्लीकेशन में कोई ऐसी जो है मालाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो फिर जो है कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट शल before making the order direct notice of the application therefore or of the intention of the court to make it। ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है ना, कोर्ट जब सब सेक्शन 3 के तहत समझती है कि सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के तहत अगर एप्लीकेशन मूव की गई है और कोर्ट समझती है कि ये
हमारे पास डिले नहीं हो सकता, ठीक है, डिले इस बात से नहीं होगा, तो फिर कोर्ट जो है वो अदर पार्टीज को नोटिस करेगी, ठीक है, क्या करेगी, नोटिस करेगी। ऐसा होता है ना कि जब नोटिस किए जाते हैं, नोटिस इशू किए जाते हैं और अदर साइड पार्टीज नहीं आती, ठीक है, तो फिर जो है उसका इंतज़ार किया जाता है, फिर उसके अगेंस्ट में जो है सर्विसेज जो है इशू करवाई जाती हैं, जब तक यहाँ तक कि लास्ट ऑर्डर सीपीसी के ऑर्डर 5, ठीक है, और रूल 20 की जो सब्सटीट्यूटिव सर्विस है, जो पब्लिकेशन सर्विस है, वो भी करवाई जाती हैं। उससे क्या डिले हो जाता है। जब कोर्ट समझती है कि यहाँ पर डिले होने का कोई सवाल नहीं है, आ जाए नोटिस कर लेते हैं, तो फिर कोर्ट जो है ना वो नोटिस करेगी, ठीक है। Therefore आर आफ्टर द इंटेंशन ऑफ द कोर्ट टू मेक इट, या फिर कोर्ट का जो भी इरादा होगा, ठीक है, जैसा कि उसको बेहतर समझे, बेहतर बनाए। एज द केस में बी, जो भी केस हो, एज द केस बी टू बी गिवन, तो फिर दिया जाएगा। इन अ केस अंडर सबसेक्शन 1, तो फिर सबसेक्शन 1 के तहत टू द गार्जियन, तो फिर सिर्फ उस गार्जियन को जिसका वो अपॉइंट हुआ था, मतलब एक ही गार्जियन जब था, ठीक है, आगे बात सबसेक्शन 1 के तहत। इन अ केस अंडर सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 2 के तहत उस हमारे पास है किसको, टू द गार्जियन हु हैज़ नॉट मेड द एप्लीकेशन, जिसने एप्लीकेशन नहीं भेजी, ठीक है। सबसेक्शन 1 के अंदर हमारे पास किसको नोटिस जाएंगे, उस गार्जियन को, ठीक है, और सबसेक्शन 2 के तहत उस गार्जियन को जिसने एप्लीकेशन मूव नहीं की। फॉर एग्जांपल वाई ने एप्लीकेशन मूव की है हमारे पास अंडर सेक्शन हमारे पास 43 सबसेक्शन 2 के तहत, तो फिर नोटिस किस किस को जाएंगे, 3 गार्जियन थे एक्स वाई जेड, वाई ने एप्लीकेशन मूव की है तो एक्स और जेड दोनों को नोटिस जाएंगे, क्या जाएंगे, नोटिस जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर वाई, एक्स और वाई दोनों ने एप्लीकेशन मूव की है तो फिर नोटिस किसको जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जेड को जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब जो ज्वाइंट गार्जियन है उसको जाएंगे, ठीक है। सब सेक्शन 4 पर आ जाए। सब सेक्शन 4 क्या बात करता है, इन द केस ऑफ डिसओबीडियंस टू एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, मतलब जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, सब सेक्शन 4 ये बात करता है कि जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, ठीक है, ऑर्डर्स पास किए गए हैं सब सेक्शन हमारे पास सब सेक्शन 1 43 का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के तहत, ठीक है, तो फिर और उसकी डिसओबीडियंस होती है, क्या होती है इसकी डिसओबीडियंस होती है, मतलब उसकी नाफरमानी होती है, उसको हमारे पास उसकी वायोलेशन हो जाती है उस ऑर्डर का, ठीक है, और उस ऑर्डर को नहीं मानते वो, तो फिर क्या होगा, द ऑर्डर मे बी इन्फोर्स्ड इन द मैनर एज एन इंजंक्शन ग्रांटेड अंडर रूल्स 1 and 2 ऑफ द ऑर्डर 39 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर ये ऑर्डर नहीं माना जाता तो फिर इसको बिल्कुल इस तरह ही इसको इन्फोर्स करवाया जाएगा, क्या करवाया जाएगा, इसको इन्फोर्स करवाया जाएगा, या फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अंडर ऑर्डर हमारे पास है 39 रूल 1 और 2 के तहत, 1 और 2 के तहत अगर कोई ऑर्डर जैसे पास होता है तो फिर इसकी इन्फोर्समेंट किस तरह की करवाई जाती है, बिल्कुल इसी तरह इसी ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने के लिए वही प्रोसीजर अडॉप्ट करवाया जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड का, ठीक है। ऑर्डर 39 रूल हमारे पास रूल 1 and 2 CPC, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। In a case under subsection 1, if the ward were the plaintiff and the guardian were the defendant, ठीक है, इन सिर्फ उन सूरत में कब, जब हमारे पास सबसेक्शन 1 के तहत हो, जब हमारे पास वार्ड क्या हो सबसेक्शन 1 हमारे पास 43 सबसेक्शन 1 के तहत, तो वार्ड क्या होगा, हमारे पास वार्ड होगा प्लेंटिफ, क्या होगा, प्लेंटिफ या फिर अप्लीकेंट, ठीक है, और वर्सेस में मतलब जिसके एप्लीकेशन खिलाफ मूव की जो गार्जियन, ठीक है, तो फिर गार्जियन क्या होगा, यहाँ पर गार्जियन जो है वो होगा डिफेंडेंट, ठीक है, आ रही बात समझिए।
मतलब जब एप्लीकेशन मूव की उस वक्त इसको क्या कहा जा रहा था, वार्ड को मतलब एप्लीकेंट, और गार्जियन को क्या कहा जा रहा था, ओपोनेंट। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। मगर अब ये बात कर रहा है अंडर आर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की, तो जैसे कि वो हमारे पास है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होता था, इसी तरह, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और सबसेक्शन 2 की बात करें, सबसेक्शन 2 की बात करें तो फिर क्या होगा, एंड द अदर गार्जियन वर द एज इफ द गार्जियन who made the application were the plaintiff and the other guardian were the defendant। मतलब एक गार्जियन ने एप्लीकेशन मूव की है, ठीक है, तो फिर वो एक गार्जियन प्लेंटिफ होगा और अदर गार्जियन क्या होंगे, हमारे पास अदर गार्जियन होंगे डिफेंडेंट। मतलब गार्जियन वर्सेस गार्जियन, मगर प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। बिल्कुल सिंपल है, आप ये पढ़ेंगे बार बार, उसके बाद आपको समझ में आएगी ये बात, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं सबसेक्शन 5 पर। सबसेक्शन 5 हमारे पास बात करता है 43 सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है, एक्सेप्ट इन अ केस अंडर सबसेक्शन 2 नथिंग इन दिस गार्जियन शैल अप्लाई टू अ कलेक्टर हु इज एज सच अ गार्जियन। मतलब सबसेक्शन 2 के अलावा, एक्सेप्ट इन अ केस अंडर सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 के अंदर जो बात की गई है उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कलेक्टर पर अप्लाई होती हो, ठीक है। एज सच अ गार्जियन, जब हमारे पास कोई गार्जियन एक कलेक्टर हो, ठीक है, तो फिर सबसेक्शन 2 के तहत वो हमारे पास किस पर अप्लाई नहीं होगी, वो कलेक्टर पर अप्लाई नहीं होंगे इसके प्रोविजंस, मगर सबसेक्शन 2 के अप्लाई होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। कैसे, जब जॉइंट गार्जियन हो, मतलब एक गार्जियन जो है वो प्राइवेट हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक्स गार्जियन है और वाई गार्जियन है, और एक थर्ड गार्जियन जो है वो कोई कलेक्टर है, ऑफिसर है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। मगर सबसेक्शन 1 के तहत जो वार्ड जो है अपने कलेक्टर के अगेंस्ट में एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकता है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन 44 डिस्कस करते हैं। 43 में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारे चल रही है सिर्फ और सिर्फ बेयर रीडिंग, ठीक है, तो इसलिए आप सिर्फ फिलहाल इतना ही समझिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। इसकी कमेंट्री में हम नहीं जा रहे, कोई भी केस लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बेयर रीडिंग पहले आपको समझ में आ जाए, तो उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 43 के अंदर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले इसको आप देख लें आप, ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट करें, उसके बाद सेक्शन 44 डिस्कस करते हैं। जी डियर, तो आपने नोट कर लिया सेक्शन हमारे पास 43। अब चल रहे हैं 44 पर। 44 बात करता है पेनल्टी फॉर रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिडिक्शन। मतलब जो वार्ड है, मतलब माइनर जो बच्चा है उसको उसकी हदूद से, मतलब जहां गार्जियन अपॉइंट किया गया है जिस हदूद के लिए, मतलब कहाँ पर रखना है, कौन सी सिटी में रखना है, कौन से टाउन में रखना है, उस टाउन से अगर उस वार्ड को बिना इजाज़त कोर्ट के, ठीक है, उसको रिमूव किया जाए। फॉर एग्जांपल किसकी कंट्रावेंशन में, कंट्रावेंशन जो है अंडर सेक्शन 26 हमारे पास सेक्शन क्या बात करता है, रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिडिक्शन। यही बात करता है कि किसी भी वार्ड को उसकी जुरिडिक्शन से दूर ले जाना, ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 26 की अगर वायोलेशन की जाए, ठीक है, कंट्रावेंशन मीन्स वायोलेशन, ठीक है, सेक्शन 26 की वायोलेशन की जाएगी तो हमारे पास आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44 गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत, ठीक है। क्या भरनी पड़ेगी आपको, पेनल्टी। कितनी पेनल्टी है, आइए हम देख लेते हैं। इफ फॉर द पर्पज आर विथ इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ वार्ड। ये क्या बात करता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लें एक बार। इफ फॉर द पर्पज, अगर कभी भी, मतलब इफ फॉर द पर्पज अगर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, आर विथ इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द कोर्ट, या फिर कोर्ट को रोका जाए इस बात से, फ्रॉम हमारे पास
फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ वार्ड, कि वो अपने वार्ड से मुतल्लिक जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। ठीक है। अ गार्जियन मतलब कैसे ये बात करता है हमारे पास विथ द इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग इट्स अथॉरिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ वार्ड। मतलब फॉर एग्जांपल कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ था, ठीक है, कोई भी गार्जियन, ये एक्स है, ये क्या है, ये माइनर है, माइनर है, ठीक है। इसका गार्जियन अपॉइंट हुआ था कौन, वाई, वाई क्या हुआ था, इसका गार्जियन अपॉइंट हुआ था, ठीक है। ये माइनर है मतलब वार्ड है ये, ठीक है, गार्जियन अपॉइंट हुआ था। ये कौन से शहर के लिए अपॉइंट हुआ था, ये शहर उमरकोट के लिए, ठीक है, किसके लिए, उमरकोट के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मगर ये कोर्ट जो है उमरकोट की, ये कोर्ट है उमरकोट की, ठीक है, आ रही बात समझ। अब वाई ने क्या किया, इस वार्ड को इस उमरकोट से ले जाकर कहाँ पर रख दिया, हैदराबाद, ठीक है, कहाँ रख दिया, हैदराबाद, ठीक है। अब इस कोर्ट के इख्तियारात जो है ना वो अब वहाँ पर कोर्ट जो है ना उस कोर्ट को, ये बच्चा जो हो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया है, तो फिर कोर्ट को जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने में उसको प्रिवेंशन आ रही है, मतलब उसको रुकावट आ रही है, उसको रोका जा रहा है उस बात से कि बच्चा तो यहाँ पर है नहीं इसकी जुरिस्डिक्शन में, कौन सा आर्डर पास करे, उसकी क्या हिफाजत करे, उसके लिए कौन सी, उसकी वेलफेयर के लिए क्या काम करे, उसके गार्जियन को क्या हिदायत दे, जब बच्चा ही नहीं है हमारे जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। तो ये बात सेंटेंस वो बात करता है, ठीक है। इट्स अथॉरिटी मतलब जो इख्तियारात उनके हैं जो इस्तेमाल करने हैं उनको वार्ड पर, वो इस्तेमाल करने से उसको रोका जाएगा उस कोर्ट को, इस सूरत में जब वो वार्ड जो है उसकी जुरिस्डिक्शन से दूर ले गया हो गार्जियन, इस बात पर, ठीक है। अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट रिमूव्स द वार्ड फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26। जब इस सूरत में कोर्ट के इख्तियारात जो है ना वो एक्सरसाइज करने में कोर्ट को तकलीफ होती है, जब हमारे पास गार्जियन ने सेक्शन 26 की वायोलेशन करते हुए, उसकी कंट्रावेंशन करते हुए हमारे पास वार्ड को, माइनर को उसकी जुरिस्डिक्शन से रिमूव कर गया हो, ठीक है, ले गया हो वहाँ से, आ रही बात समझिए, मतलब उसने रिमूव किया हो, एक हमारे पास असल जो जुरिस्डिक्शन है उससे हटाकर कहीं और ले गया हो। यहाँ तक बात क्लियर है। ही शैल बी लायबल, तो फिर इसको पेनल्टी क्या होगी, ही शैल बी लायबल, पेनल्टी क्या होगी, ही शैल बी लायबल फॉर क्या, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपया उसका जुर्माना होगा, मतलब 1000 रुपीज़, ठीक है, आ रही बात समझिए, 1000 रुपीज़ जो है उसका जुर्माना होगा उस पर। आर टू इम्प्रिसोनमेंट इन सिविल जेल फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, या फिर उसको सिविल जेल जो है ना वो भेजा जाएगा, सिविल जेल, ठीक है। सिविल जेल हमारे पास है कितने हमारे पास कितने पीरियड के लिए, ये हमारे पास 6 मंथ तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। सिविल जेल क्या होती है, सिविल जेल जो होती है वो कोई हमारे पास ऐसे अफेंडर जो कोई हमारे पास अफेंस करके ना आए हो, ठीक है, मगर कोई ऐसी गलती की हो, जिन्होंने कोई नाफरमानी की हो, उसकी वजह से अगर उनको लेकर गए हों तो फिर उसको बोलते हैं सिविल जेल, मतलब उसको वहाँ पर सिर्फ रखा जाएगा, जब वो श्योरिटी बॉन्ड वगैरह देगा तो फिर उसको वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। सेक्शन 44 बात करता है जब वायोलेशन होती है 26 की, तो फिर ये पेनल्टी बताता है कि 1000 रुपये जुर्माना भी कोर्ट आयद कर सकती है, या फिर 6 महीने तक कोर्ट जो है ना उसको जेल भी भेज सकती है, सिविल जेल। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक आप समझ लें। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने सेक्शंस डिस्कस किए कौन से, लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने सेक्शन 43 से लेकर 44 तक डिस्कस किए, ठीक है। अब हम सेक्शन डिस्कस करेंगे 18। थैंक यू सो मच।